वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए इतिहास पढ़ने वाले हैं। इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि इतिहास से 10 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से आपके 5 नंबर और आधुनिक इतिहास जिसमें स्वतंत्रता संग्राम को लेकर 5 नंबर आने वाले हैं। तो इस तरह से 10 नंबर आने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से 5 नंबर फिक्स होंगे और एक सिरे से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने साथ कापी पेन लेके बैठिए और उसके बाद जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात ये कि यदि आपको नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे एक लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे नोट्स पर आपका जो पेज होगा खुल जाएगा, या तो फिर आप अनूप स्टडी जोन के फेसबुक ग्रुप पे चले जाइए। वहाँ पर आपको हिस्ट्री का क्लास 1 क्लास 2 करके जो क्लास पढ़ेगा वो आपको ग्रुप में जो है आपका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का स्टार्टिंग जो है, जब मध्यकालीन इतिहास समाप्त होगा तभी तो आधुनिक इतिहास स्टार्ट होगा। अब कई लोगों का मानना है कि कोई एक डेट फिक्स कर दिया गया, जैसे 1707 से लोग मानते हैं कि यहाँ से जो है आधुनिक इतिहास प्रारंभ होता है। तो क्या ऐसा है? आप अपने से समझिए। मान लीजिए आप 1706 को 31 दिसंबर को या लास्ट दिसंबर को आप सो रहे हैं और अगले दिन आप 1707 में उठते हैं, तो आप ये कहेंगे कि मैं मध्यकालीन इतिहास में सो रहा था और अब उठा हूँ तो आधुनिक समय आ गया। तो ऐसा है नहीं। लेकिन हम ये देखेंगे धीरे धीरे जो चीज़ें बदलती रहती हैं, मध्य से लेके आधुनिक तक जो मॉडर्न टाइप का होगा, तो वहाँ से हम लोग आधुनिक इतिहास मानते हैं। यह एक समय इसलिए दिया गया है। आज की क्लास में हम आपको यही समझाएंगे कि किस तरह से आधुनिक इतिहास का उदय होता है और आधुनिक इतिहास में ब्रिटिशों का उदय होता है और ब्रिटिश भारत में कैसे अपना पांव जमाते हैं। 2 चीज़ें हैं। एक तो यदि आपको ये समझ में आ जाए, आप देखिए पहली बात ये जान लीजिए कि जो भी हम पढ़ेंगे आपके एकदम बेस्ट जो पैटर्न है, जो भी आपका सिलेबस दिया गया है उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। न उससे ज़्यादा पढ़ेंगे न उससे कम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इतना गारंटी है कि आप इतिहास से एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे, ना ही कोई प्रश्न बाहर जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम लोग स्टार्ट करें आधुनिक भारत की, तो हमने जैसा कि बताया कि मध्यकालीन इतिहास का समाप्ति के बाद ही हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं। अब रही बात इसकी कि मध्यकालीन इतिहास समाप्त कहाँ से होगा और आधुनिक इतिहास स्टार्ट कहाँ से होगा, तो आपने जरूर मुगल साम्राज्य के विषय में सुना होगा। वही मुगल साम्राज्य जब अंत में आके एक तरह से समाप्त हो जाता है, लास्ट मुगल साम्राज्य का जो बादशाह था वो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय था। उसके बाद से जिस तरह से ब्रिटिशों ने भारत पर अपना पांव जमाया, तब से लेके आधुनिक इतिहास का डेरा जम गया। लेकिन बात यहाँ पर हम 1707 की कर रहे हैं, लेकिन आगे देखेंगे कि जो मुगल साम्राज्य है वो 1530 से भारत में पांव जमा चुकी थी बाबर के समय से, और ये 1707 तक चला। ये मध्यकालीन का मुगल साम्राज्य का इतिहास है। मुगल साम्राज्य तो आगे 1800 ईस्वी तक चलता है, 1857 तक चलता है। लेकिन यहाँ पे 1707 ये मुगल साम्राज्य का समय इसलिए दिया गया है क्योंकि जो मुगल साम्राज्य का वास्तविक जो राजा थे वो थे औरंगजेब। औरंगजेब के मृत्यु के बाद ही भारत में आधुनिक इतिहास की नींव पड़ती है, और उसके बाद जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य होते हैं उन्हें हम उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य कहते हैं, है ना। तो इसी तरह से इन राजाओं को देखते हुए, इन बादशाहों को देखते हुए हम लोग देखेंगे कि इन लोगों को कैसे पतन होता है और कैसे अंग्रेज उठते हैं और भारत में अपना क्या करते हैं, एक शासन लाते हैं, राजनीतिक शासन। तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं। देखिए, एक चीज़ हमेशा समझ लीजिए कि ये जो यूरोपीय थे, यूरोप देश यहाँ पे है और ये हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है।
1498 ईस्वी से ही यूरोपियों का आगमन हो चुका था, मतलब लगभग 1500 ईस्वी तक। और ब्रिटिशों का जो अंग्रेज थे वो भारत में 1600 ईस्वी में आए। आप इसके पहले देखेंगे कि जो मुगल साम्राज्य 1530 से चल रहा है। इसका मतलब ये कि 1500 ईस्वी से लगभग यूरोपीय आने लगे थे, जिसमें पुर्तगाल थे, डच थे, फ्रांस थे, स्वीडिश थे। तो ये स्वीडन था। ये जो लोग आ रहे थे वो 1400 ईस्वी 1498 ईस्वी से ही आने लगे थे। लेकिन मुगल जो बादशाह थे वो 1530 ईस्वी से आए, है ना। तो 1707 तक इन्होंने क्या किया, देखिए ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में यहाँ देखिए कश्मीर है, कांगड़ा है। सबसे पहले जो समय था 1530 का, ये कलर देख रहे हैं आप, ये जो समय था मुगल साम्राज्य इतना कवर क्षेत्र कर चुकी थी। ये हमारा प्यारा भारत यहाँ से ऐसे है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है इसको अंग्रेज माफ करिएगा, मुगल साम्राज्य क्या कर चुकी थी, कब्जा कर चुकी थी। उसके बाद 1605 तक आते आते इन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र को भी यहाँ से ये वाला क्षेत्र भी क्या किया, अपने अंडर में कर लिया, ठीक। उसके बाद 1707 आते आते ये दक्षिण के भाग को भी अपने अंडर में कर लिया। अब यहाँ पे देखिए बीजापुर है। अब ये देखिए भारत में 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का दबदबा बना हुआ था। 1707 ईस्वी के बाद जब उत्तरकालीन मुगल जो साम्राज्य, जो राजा होते हैं, जो बादशाह होते हैं, उनका धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ होता है। अब ये हमने इसलिए बताया कि ये जो क्षेत्र हैं आपको याद रखने हैं। मालवा क्षेत्र यदि हमने नाम ले लिया, दक्कन का नाम ले लिया, तो उस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है, जो दक्कन यहाँ पे है, ये ध्यान रखना है कि किस तरह से हम इन राजनीतिक चीज़ों को देखेंगे। पहली बात कि ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर अपनी क्षेत्रीय शक्तियाँ होती थी। जैसे आपने नाम सुना होगा मराठा, सिख, है ना, और मारवाड़ी, आमेर का राजा, ये सारे क्षेत्रीय शक्तियाँ थी। और ये क्या थे, मुगल के जो बादशाह होते थे उनके विरोधी थे, बहुत सारे लोग विरोधी थे। लास्ट में आते आते 1707 ईस्वी में आप देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु होती है ना, औरंगजेब की मृत्यु होती है। और उसके बाद जिस तरह से पतन होता है मुगल साम्राज्य का, आप अपने आंखों के सामने देखेंगे। तो ये जो आपके सामने मैप खुला है, इसको आप क्या करेंगे, पहले तो कॉपी में आप अपनी नोट करेंगे, और जब हम आगे आपको बताएंगे तो आप इसको ध्यान में देखते चलेंगे। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो औरंगजेब है ना, औरंगजेब, इसको आलमगीर प्रथम के नाम से भी जानते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो थोड़ा सा औरंगजेब के विषय में जानते हैं कि जो औरंगजेब था ये गैर मुस्लिम, ऐसा कहें कि जो गैर मुस्लिम थे, चाहे वो सिख थे, जो क्षेत्रीय प्रशासन थे, उसके विरुद्ध काम करता था। ये थोड़ा सा असहिष्णुतापन का जो लोगों के प्रति अपनाता था। इसलिए इससे जो लोग थे, जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, वो इसके विरोध में रहते थे। लेकिन जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब के कितने बेटे थे, 5 बेटे थे, बहादुर शाह, मोहम्मद आजम, मोहम्मद कामबख्श, अकबर द्वितीय और मोहम्मद सुल्तान। अब ये जो अकबर द्वितीय और मोहम्मद जो सुल्तान थे, ये औरंगजेब जब जिंदा था तभी इनकी मृत्यु हो चुकी थी। औरंगजेब के मृत्यु के समय 3 बेटे इसके जीवित थे, एक बहादुर शाह फर्स्ट, दूसरा मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो ये पहले ही पता था कि गृह युद्ध न छिड़े, इसलिए इसने अपने बेटों में जितने भी उसके पास 21 सूबे थे, लगभग 21 सूबों को अपने बेटों में बराबर बराबर बांट दिया। इस तरह से बराबर क्या कहें, अपने हिसाब से योग्यता के आधार पर उसने बांट दिया। बहादुर शाह फर्स्ट को 12 सूबे मिले, जिसमें से उसकी राजधानी दिल्ली थी। जो मुगल साम्राज्य थे वो दिल्ली से ही शासन करते थे चारों तरफ। तो 12 सूबे किसको मिले, बहादुर शाह को। मोहम्मद आजम को आगरा मिला, दक्कन मिला, मालवा मिला, गुजरात मिला, और मोहम्मद कामबख्श को बीजापुर, हैदराबाद मिला, है ना। मुअज्जम को अफगानिस्तान भी मिला। ये जो मुअज्जम, इसका बहादुर शाह प्रथम का जो असली नाम था वो मोहम्मद मुअज्जम था। अब देखिए 2 चीज़ें थी,
जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बहादुर शाह प्रथम, ये पहले तो इसका नाम क्या है, मोहम्मद मुअज्जम। मोहम्मद मुअज्जम कहाँ पर था? अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान में था। इसको पता चला कि औरंगजेब की मतलब इसके पिता की मृत्यु हो गई, तो ये तुरंत वहाँ से चलता है ना। जब ये चलता है, कब चलता है? 1707 ईस्वी में। किसके लिए? अपने दिल्ली के लिए। और इधर क्या होता है कि इसके बहादुर शाह के, मोहम्मद मुअज्जम के 4 बेटे थे, जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह। इसमें से अजीम उस शान करता क्या है? ये जो आगरा का क्षेत्र है मोहम्मद आजम को मिला था, इसको क्या करता है? हड़प लेता है। क्या करता है? हड़प लेता है। उस पर अपना अधिकार करता है, ये मेरा अधिकार है। तो सबसे पहले क्या किया, जब ये बात मोहम्मद कामबख्श को पता चली तो कामबख्श ने क्या किया, कह रहा अरे भाई अजीम उस शान जो बहादुर शाह का बेटा है, ये थोड़ा सा योग्य था बहादुर शाह, तो ये क्या है, उसका बेटा है, आगरा पे कब्जा कर रहा है, तो इससे अच्छा है इधर बीजापुर और हैदराबाद की तरफ कब्जा करे, तो उससे पहले ही मैं अपने आप को राजा घोषित करता हूँ। और ये कामबख्श अपने आप को सम्राट घोषित करता है। कहाँ पर? बीजापुर में। बीजापुर में सम्राट अपने आप को घोषित कर देता है। लेकिन जब ये मोहम्मद आजम को पता चली कि आगरा पर अजीम उस शान ने क्या किया है, कब्जा कर लिया है, तो इसने क्या किया, आजम ने क्या किया, आगरा के पास एक जजाऊ नामक स्थान था, वहाँ पर शिविर लगा दिया, मतलब कैंप लगा दिया। ये बात अजीम उस शान को तो खटक गई। उधर से बहादुर शाह आ ही रहा था, आप ऐसे मैप में देखेंगे, इधर से बहादुर शाह आ रहा था, तो यहाँ पे पड़ता है लाहौर, है ना। लाहौर में रुकता है और वो अपना नाम, मोहम्मद मुअज्जम नाम था, वो अपना नाम क्या रखता है, बहादुर शाह प्रथम, मतलब बहादुर शाह के नाम से अपने आप को राजा वहीं पर घोषित कर देता है। और वो दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। जब वो दिल्ली आता है तो आगरा के पास जजाऊ नामक स्थान पर किससे मिला, वो भाई अजीम उस शान आगरा के पास, तो आगरा पर कब्जा कर ही रहा था, तो सबसे पहले सोचा कि मोहम्मद आजम को ही निपटाया जाए। तो बहादुर शाह प्रथम जजाऊ के युद्ध में क्या करता है कि मोहम्मद आजम को युद्ध में हरा देता है सन 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में मोहम्मद आजम की मृत्यु हो जाती है। मतलब ये कि आगरा, दक्कन, मालवा, गुजरात भी बहादुर शाह के अंडर में आ गया। अजीम उस शान कहाँ का हो गया, आगरा में हो गया, ठीक से, ये तो उसका बेटा ही था। उसके बाद 1709 ईस्वी में 2 साल बाद कामबख्श से भी युद्ध होता है। 1709 ईस्वी में कामबख्श से भी युद्ध होता है और इसकी भी मृत्यु हो जाती है ना, इसकी भी मृत्यु हो गई। अब बचा कौन, औरंगजेब के बेटों में 5 बेटों में सिर्फ बचा अकेला बहादुर शाह, मतलब मोहम्मद मुअज्जम बचा। इसको शाह आलम प्रथम के नाम से भी जानते हैं। 1707 से 1712 तक ही शासन किया। ये लगभग 63 से 65 वर्ष के बीच में था। कहीं किताबों में आप देखेंगे 63 वर्ष मिलेगा, तो कहीं 65 वर्ष मिलेगा। तो इस तरह से आप ऐसा अनुमान लगाइए 63 वर्ष का था और योग्य था थोड़ा, है ना। अब यहाँ पे क्या करता था ये मोहम्मद मुअज्जम, ऐसे समझेंगे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और लाहौर में अपने आप को राजा घोषित करता है। दिल्ली आता है, जजाऊ के युद्ध में अपने भाई आजम से युद्ध करता है, जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में। 1709 ईस्वी में कामबख्श से युद्ध करता है, दोनों को मार देता है, अकेले राजा बनता है, अब सारे क्षेत्रों पे अपना अधिकार कर लेता है। एक चीज थी उस समय, यहीं से क्या होता है, मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। बहादुर शाह विद्वान भी था, योग्य भी था। बहादुर शाह के विषय में जानेंगे। बहादुर शाह क्या था, विद्वान और योग्य भी था, है ना। अब आपको हमने बताया कि औरंगजेब जो था वो पहले से ही क्षेत्रीय शक्तियों का विरोधी रहा, क्षेत्रीय शक्तियों के विरुद्ध में रहा। तो वो शक्तियां भी उसके विरुद्ध रही, जैसे कि मालवा हो गया, बीजापुर हो गया, दक्कन हो गया, आमेर हो गया, बुंदेल हो गए, छत्रसाल, ये सारे लोग विरोध में थे। तो बहादुर शाह के पास इतना तो विद्वान था कि वो आया और सबसे पहले काम क्या किया, मेल मिलाप की नीति का प्रारंभ किया।
मेल मिलाप की नीति का मतलब ये कि जो जो शक्तियाँ उसके विरुद्ध थी उसको मेल मिलाप की दृष्टि से सबको मिलाता है। तो सबसे पहले ये आमेर के राजा थे। आमेर के राजा थे कौन? कौन थे? जय सिंह। ठीक है। और मारवाड़ के राजा थे कौन? अजीत सिंह। अब देखिए, पहले तो मेल मिलाप की नीति ऐसे नहीं बनी। पहले ये आया था तो युद्ध के क्षेत्र में क्या किया, सबसे पहले आमेर के राजा जय सिंह और मारवाड़ पर अपना शिकंजा कसना चाहा। आया और आमेर के राजा जो जय सिंह थे, इनके भाई विजय सिंह थे, सोचा कि विजय सिंह को बैठा देते हैं, अपना आदमी बैठा देते हैं, उनको मिला लेते हैं, और जब विजय सिंह को बैठा देंगे आमेर भी अपना। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को इतना प्रेशर कर दिया, इतना प्रेशराइज कर दिया, इतना दबाव डाला, पर भी कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन क्या किया, बहादुर शाह ने कैंप लगा दिया। आमेर में भी कैंप लगाया और मारवाड़ में भी कैंप लगाया, लेकिन इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। और जब इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ तो उसे लग गया कि मेल मिलाप की नीति हमारी सही है। तो इसने क्या किया, आमेर के राजा जय सिंह से भी मेल मिलाप की नीति अपनाई और उससे मेल मिलाप किया। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह से भी, मारवाड़ मतलब जोधपुर, उनसे भी मेल मिलाप की नीति अपनाई गई। इसके अलावा और किसको किसको मिलाया, देखिए ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब जब भी मेल मिलाप होगी, जो भी आगे बादशाह बनेगा वो सबसे मेल मिलाप की नीति जारी रखेगा, क्योंकि अच्छी तरह से पता है कि अब जो साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था, उसी तरह से अब ये क्या करता है, बुंदेल का राजा था कौन? छत्रसाल, इस पर भी। और उस समय जाट सरदार कौन था? चूड़ामन। ठीक है। अब दो लोग थे, एक तो थे मराठा, ठीक है, और एक थे सिख। मराठाओं से इसकी नहीं पटी, मराठाएं इसके विरुद्ध ही रहे कि नहीं भैया। लेकिन मराठाओं को क्या किया, ये दक्कन में कहा कि आप इसका सरदेशमुखी ले लीजिए, चौथ ले लीजिए। ठीक है। सरदेशमुखी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर टैक्स का 1/10 भाग लिया जाए, और चौथ का मतलब ये होता है जहाँ पर कर का टैक्स का 1/4 भाग लिया जाए। तो मराठाओं को इनके मेल मिलाप की नीति अस्थिर रही। लेकिन जब सिख की बारी आई तो सिख में उस समय गुरु गोविंद सिंह थे, सिख गुरु। तो गुरु गोविंद सिंह को एक ऊंचा ओहदा देने का वादा किया। ऊंचा ओहदे का मतलब एक अपने राज्य में, अपने राज दरबार में ऊंचा पद देने के लिए उसने वादा किया और मिला लिया। गुरु गोविंद सिंह मान गए, मेल मिलाप हो गई। लेकिन उसी समय गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है और उभर के आते हैं बंदा बहादुर। ये बंदा बहादुर जो थे सिखों के प्रति बहुत ही सक्रिय थे और मुगल के प्रति बहुत ही असक्रिय थे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो भी होगा वो मुगल से नहीं मिलने वाले हैं। तो बंदा बहादुर करते क्या हैं कि मेल मिलाप की नीति में हाथ नहीं बढ़ाते हैं। तो ये जो मराठा और सिख थे ये कभी भी मुगल साम्राज्य से नहीं मिले। लास्ट में चलकर जब सैयद बंधु आते हैं तब जाकर मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर सिचुएशन दूसरा होता है, आगे देखेंगे। तो ये जो बहादुर शाह था ये जागीरें बांटने में बहुत शौकीन था। जैसे कोई काम अच्छा कर दिया, इसको ये दे दो, इसको ये सोना दे दो, इतना सोना दे दो, ये इसको ये पद दे दो। तो ऐसे सारी चीज़ें चलती रही। अंधाधुंध जागीरें बांटता रहा, है ना। और अंधाधुंध जागीरें बांटने से क्या हुआ, शाही खजाना खाली हो गया। राज्य जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा गया। हालांकि बहादुर शाह को समय मिलता तो वो ये सारी चीज़ें सुधार लेता, लेकिन 1712 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह की, है ना। बहादुर शाह की 1712 में मृत्यु कैसे होती है, ये जो बंदा बहादुर है ना ये छेड़ देता है, विद्रोही तो रहता ही है मुगल के खिलाफ, तो ये विद्रोह कर देता है और ये छेड़ देता है युद्ध। और इस विद्रोहियों का सामना करने के लिए बहादुर शाह स्वयं जाता है उससे लड़ने। वो खुद ही अपने सेना का कमांड करता है और खुद ही जाता है लड़ने। और 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर शाह का मृत्यु कर देता है, मतलब हत्या कर देता है, और बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। अब वही बात हमने बताया कि यदि इसको समय मिलता तो अर्थव्यवस्था हो सकता था सही कर देता, लेकिन उस समय
आप यहाँ पे देखिए, ये बात किसको खटक रही थी? इसके 4 बेटे थे, जहांदार शाह, अजीम उस्सान, रफ़ी उस्सान और जहान शाह। उसके बाद जब 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है तो बनता है इसका बेटा जहांदार शाह 1712 से 1713। अभी जहांदार शाह बनता कैसे है? उस समय एक सामंत था। सामंत का मतलब होता है एक अमीर व्यक्ति जो राजा के समान ही कार्य करता है लेकिन राजा नहीं होता है ना। कुल मिलाकर ये कि जुल्फिकार खां एक सामंत था, उसके ही सहयोग से ये जहांदार शाह बनता है क्या? राजा। ठीक है, जहांदार शाह को देखेंगे, जहांदार शाह बनता है राजा किसके सहयोग से, किससे मदद से? जुल्फिकार खां से। ठीक, जुल्फिकार खां से, उसके समर्थन से जहांदार शाह राजा बनता है 1712 ईस्वी में, और जो समर्थन देता है वो बनता है वजीर। ये हमेशा तब तक लागू होगा जब तक सामंत जो हैं राजा बनाते रहेंगे। तो जुल्फिकार खां वजीर बनता है, और जो वजीर बनता है वही वास्तविक कार्य करता है। तो जुल्फिकार खां वजीर बन गया, जहांदार शाह राजा बन गया। जहांदार शाह थोड़ा सा प्रेमी टाइप का था, उसको एक लाल कुंवरी नाम की प्रेमिका थी उसकी, ऐसा समझ सकते हैं कि वो एक लाल कुंवरी नामक महिला से प्रेम करता था, और यहाँ तक कि प्रेम करता था उसके पिता को वकील का पद दे दिया। उस तरह से वो भी पद को, जो भी ओहदा था उसको डिवाइड करने लगा, मतलब अपने हिसाब से देने लगा। हाँ, तो लाल कुंवरी, पहली बात लाल कुंवरी नामक वैश्या से, वैश्या कह सकते हैं, वैश्या ही था, उससे प्रेम करने लगा। अब बात रही जुल्फिकार की, आखिर ये वजीर था तो क्या किया? सबसे पहले इसने देखिए एक चीज़ तो कोशिश की कि जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है उसको संभालने की, अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी उसको संभालने की कोशिश की। सबसे पहले इसने क्या किया? अंधाधुंध जो जागीरें दी जा रही थी उसको बंद कर दिया अर्थव्यवस्था के संभालने के लिए, क्योंकि शाही खजाना खाली हो चुका था, है ना। तो ये यहाँ पर वजीर का काम कर रहा था। जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक शासन करता है। 1713 ईस्वी में इसके प्रति कौन विद्रोह कर देता है? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर सम्राट के पद का दावा करता है। क्यों दावा करता है? कहता है कि ये प्रेम के चक्कर में पड़े हैं और वास्तविक शासन कौन कर रहा है? जुल्फिकार खां। तो जुल्फिकार खां शासन कर रहा है, ये मुगल सम्राट जो है वो शासन क्यों नहीं कर रहा है? विद्रोह कर देता है ना। और 1713 ईस्वी में इस जुल्फिकार खां की जो मदद था, जुल्फिकार खां को भी मृत्यु हो जाती है, हत्या करवाया जाता है इसका भी, और जहांदार शाह के भी। जहांदार शाह की मृत्यु हो जाती है 1713 ईस्वी में। और कैसे होती है ये समझना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, जहांदार से बेटे थे लेकिन ये विद्रोह नहीं करते हैं, करता है कौन? अजीम उस्सान का बेटा फर्रुखसियर। ये देखिए जो एरो बना है ना, इसको ध्यान से देखिए किसके बाद कौन बना है। तो जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर बनता है, और ये फर्रुखसियर इस समय थे सैयद बंधु। कौन? सैयद बंधु। ये भी कौन थे भाई? सैयद बंधु भी कौन थे? ये भी एक सामंत थे, बहुत शक्तिशाली अमीर थे, है ना। राजा को टैक्स देते थे अच्छे से। लेकिन सैयद बंधु जो थे, इसके मदद से फर्रुखसियर विद्रोह करता है और जहांदार शाह की हत्या करवाता है। उसके साथ साथ किसकी हत्या करवाएगा? किसकी हत्या करवाएगा? अंदाजा लगाइए। जुल्फिकार खां की। वजीर भी समाप्त, राजा भी समाप्त। फर्रुखसियर बनता है राजा, तो वजीर कौन बनेगा? सामंत बनेगा, जो सैयद बंधु थे। सैयद बंधु 2 भाई थे। सैयद बंधु थे जो थे 2 भाई थे। एक का नाम था अब्दुल्ला खां और एक का नाम था हुसैन अली। तो ये जो दोनों भाई थे, इसमें से अब्दुल्ला खां बनता है वजीर, है ना। अब्दुल्ला खां क्या बनता है? वजीर बनता है। और हुसैन अली को बनाया जाता है मीर बख्शी। क्या बनाया जाता है? मीर बख्शी। और ये मीर बख्शी क्या होता है भाई? मीर बख्शी का मतलब वो जो सैनिक का सबसे मुख्य व्यक्ति होता है, सैनिकों को संभालने वाला, ऐसा कहते हैं सेनापति, वो बनाया जाता है। तो ये दोनों आप देखिए, एक राज्य में, है ना, फर्रुखसियर तो राजा है, वजीर का काम असली होता है, सैनिकों का असली काम होता है। तो सैनिक का जो मेन हुआ, मीर बख्शी जो बना वो हुसैन अली बना, वजीर जो बना अब्दुल्ला खां बना। तो अब आप अपने सोचिए, एक वजीर सारे काम करेगा
और एक सैनिक सेनापति सारे काम करेगा तो राजा करेगा क्या? इन अमीरों ने, इन सामंतवादियों ने बनाया, राजा तो बनाया। इन सैयद बंधु, बहुत सारे राजाओं को अब देखेंगे आप क्रमानुसार सैयद बंधु ही बनाएंगे, सबको राजा बनाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन्हीं सैयद बंधु को राजा बनाने वाला के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, किंग मेकर किसे कहा जाता है? किंग मेकर सैयद बंधुओं को कहा जाता है। तो ये राजा बना देते हैं फर्रुखसियर को, और ये जहांदाशाह की हत्या करवाते हैं और जुल्फिकार खां की हत्या करवाते हैं। बन गया राजा फर्रुखसियर। तो ये जब वजीर बना अब्दुल्ला खां, सैयद बंधु जब अपने शासन में आते हैं तो सबसे पहले वही मेल मिलाप की नीति अपनाते हैं। एक बात याद रखिएगा, जहांदार शाह ने भी मेल मिलाप की नीति अपनाई थी, सबको अपनी तरफ मिलाया था। लेकिन उसके पास समय सिर्फ 1 साल का था। उसी 1 साल में वो प्यार भी करता है, प्रेम भी करता है, ओहदा भी बांटता है। तो उस 1 साल में उसकी मेल मिलाप की नीति ऐसा समझते हैं अस्थिर रही, लेकिन वो पूरा किया करा धरा किसका था? पूरा बहादुर शाह का था। फर्रुखसियर जब आता है तो ये भी मेल मिलाप की नीति अपनाता है। कौन? फर्रुखसियर। लेकिन आप देखेंगे कि वास्तविक शासन कौन कर रहा है? अब्दुल्ला खां। ये सैयद बंधु करते हैं। सैयद बंधु सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम ये करते हैं कि मारवाड़ी जो राजा अजीत सिंह थे, अजीत सिंह को अपने पास मिलाते हैं, मारवाड़ी राजा, ठीक है। और दूसरी चीज, आमेर के राजा को भी अपने पास मिलाते हैं, जय सिंह को। जय सिंह को कैसे मिलाते हैं? कहता है कि आइए हम आपको एक ऊंचा पद देंगे, एक ऊंचा ओहदा देंगे। वो मान जाते हैं, राजा जय सिंह भी मान जाते हैं और अपनी तरफ मिला लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा, जो जाट हैं और जो मराठा हैं, है ना, इससे जो संधि करता है वो समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। और इनका प्रभाव था, ये अमीर व्यक्ति थे। ये अमीर व्यक्ति थे कौन? सैयद बंधु। इनका प्रभाव था, बहुत शक्तिशाली अमीर थे। इन्होंने क्या किया? पहले आप देखेंगे मेल मिलाप की नीति किसी भी मुगल सम्राट से नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर सैयद बंधुओं ने समझौता किया। उनके प्रति समझौता क्या किया भाई? कहा कि जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी 15,000 घुड़सवारों को आप हमें कहाँ देंगे? दक्कन में देंगे, क्योंकि दक्कन में ही इनका साम्राज्य था, दक्कन में देंगे। उस तरह से समझौता 100% क्लियर हो जाता है। दूसरा चीज़ ये क्या करते हैं कि जजिया कर को समाप्त करता है। कौन करता है? जजिया कर को समाप्त कौन करता है? याद रखिएगा, जजिया कर को समाप्त करते हैं सैयद बंधु। जजिया कर क्या होता है? जजिया कर जो टैक्स लगता है, जजिया कर जो टैक्स लगता है किस पे? गैर मुस्लिमों को। ऐसा समझते हैं कि यदि आप किसी मुस्लिम प्रदेश में जाते हैं और आप हिंदू हैं या गैर मुस्लिम हैं तो आप वहाँ पर रहने के लिए टैक्स देंगे। तो उसी तरह से उस टैक्स को समाप्त कर देता है। बहुत सारे तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त करता है। सभी तीर्थ यात्रा कर को नहीं, कुछ तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देता है। अभी कर रहे हैं, कौन कर रहा है? सैयद बंधु कर रहे हैं और फर्रुखसियर बैठ के देख रहा है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब सिख से ये मेल मिलाप करने की कोशिश करते हैं, नहीं मानते हैं, तो कहता है अब तुम्हारी बारी खत्म। बंदा बहादुर रहता है, उसको क्या दे दिया जाता है? बंदा बहादुर को दे दिया जाता है फांसी। कहाँ पर दिया जाता है? दिल्ली में फांसी दे दिया जाता है, ठीक है। इसी में आप याद रखेंगे 2 चीज़ें कि फर्रुखसियर जो था, सारे काम तो ये कर रहे थे सैयद बंधु, तो फर्रुखसियर का 100% है कि वो उसको जलन होगा और उसको जलन होता है, ईर्ष्या करने लगता है सैयद बंधुओं से। तो सैयद बंधु आप देखेंगे, अभी सैयद बंधु के विषय में बताएंगे तो आप अच्छे समझ जाएंगे कि क्यों ईर्ष्या करता है। सैयद बंधुओं में क्या होता है कि ये जो मीर बख्शी का पद था ना, ये मीर बख्शी का पद उससे हटाकर दक्कन में उसको एक पद दिया जाता है, हुसैन अली आप जाइए वहाँ पर दूसरा पद पे आसीन हो जाइए। वहाँ पे चिंकलीज खान था, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब जैसे ही ये पद हटाकर, मीर बख्शी के पद से हटाकर हुसैन अली को हटाया जाता है, तो हुसैन अली को पता चल जाता है कि ये ईर्ष्या करने लगता है। ये सामने आ गया, सारी चीज़ें सामने क्लियर हो गई। तो हुसैन अली करता क्या है? फर्रुखसियर को मरवा देता है। फर्रुखसियर को
अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, फर्रुखसियर की मृत्यु हो जाती है, हत्या करवा दिया जाता है। कैसे? उसको पहले अंधा बना जाता है और फिर उसको मृत्यु दे दिया जाता है। ये पूरे मुगल साम्राज्य में एक ऐसा राजा था जिसको किसी सामंत ने, अमीरों ने मृत्यु दिया था, हत्या करवाई थी। ठीक है, ये तो हो गई। इसके अलावा फर्रुखसियर के 2-3 काम थे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार, तो वो याद रखिएगा। पहला ये कि 1717 ईस्वी में इसने अंग्रेजों को क्या किया था? व्यापारिक लाभ का शाही फरमान यही जारी किया था। उसके अलावा जय सिंह को सवाई का जो उपाधि थी यही किया था। एक चीज़ और, अजीत सिंह की पुत्री से यही विवाह करता है ना? पुत्री से विवाह, फर्रुखसियर, है ना? फर्रुखसियर अजीत सिंह की पुत्री से विवाह करता है। ये अजीत सिंह कौन है? जोधपुर का मारवाड़ी राजा है। कैसे करता है? क्या फर्रुखसियर के लिए मान गया अजीत सिंह? नहीं, ये दबदबा था सैयद बंधुओं का। अब देखिए चीज़ें यहाँ से ऐसे थोड़ी सी परिस्थितियाँ थी कि फर्रुखसियर को मारना पड़ा, फर्रुखसियर की हत्या करनी पड़ी। फर्रुखसियर की हत्या करी गई, बना कौन? रफ़ी उद दर्जात। ये किसका बेटा था? रफ़ी उस शान का। देखिए जब जहांदार शाह बनता है और जब फर्रुखसियर बनता है तो इसमें अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहां शाह को भी हत्या करवा दिया जाता है। जब ये जुल्फ़िकार बनता है उसके बाद फर्रुखसियर बनता है और फर्रुखसियर के बाद रफ़ी उद दर्जात बनता है। रफ़ी उद दर्जात 1719 में बनता है। ये जून तक ही रहता है। कैसे भाई, क्यों जून तक रहेगा? इसको हो जाता है टीबी और टीबी से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो रफ़ी उद दर्जात के बाद उस दूसरा राजा बनता है रफ़ी उद दौला। कौन बनाता है? ये कौन बना रहा है? सैयद बंधु ही बना रहे हैं। वो देखा फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद रफ़ी उद दर्जात को बनाया, उसको टीबी हो गया, वो मर गया। उसके बाद 1719 में जून के बाद से रफ़ी उद दौला को बनाया गया। रफ़ी उद दौला का क्या हो जाता है? पेचिस हो जाता है, वो पेचिस से मर गया। अब भाई सबकी मृत्यु हो जा रही है तो सैयद बंधु किसी न किसी को राजा तो बनाना था। तो राजा उसके बाद बनाते हैं वो मोहम्मद शाह को। इसका असली नाम था रोशन अख्तर। असली नाम क्या था? रोशन अख्तर। और ये मोहम्मद शाह को क्या बनाते हैं? राजा बनाते हैं, सम्राट बनाते हैं, बादशाह बनाते हैं। मोहम्मद शाह बनता है ना? मोहम्मद शाह प्रशासन के प्रति उदासीन था। ऐसा समझते हैं कि ये थोड़ा सा पियक्कड़ टाइप का था, मस्त अपना पीता रहता था, मज़ा करता था, घूमता टहलता था। सूरा सुंदरियों के प्रति इसका लगाव बहुत ज़्यादा था, है ना? तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? रंगीला राजा। तो आपको प्रश्न कभी पूछ सकता है कि रंगीला राजा के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर जिसे भी कहते हैं, रोशन अख्तर उसका असली नाम था। अब यहाँ पर होता है सैयद बंधुओं का अंत। कैसे होता है सैयद बंधुओं का अंत? देखिए ध्यान दीजिए कि मोहम्मद शाह, ये जो मोहम्मद शाह था ये शासन के प्रति उदासीन था, मतलब इसके शासन से कोई लेना देना नहीं था। जो भी था सैयद बंधु इसका अपना संभाल रहे थे। अब यहाँ पे मोहम्मद शाह से हो जाता है झगड़ा। मोहम्मद शाह मिल जाता है और युद्ध करता है और पहली बार तो हारता है, तो चला जाता है दक्कन की तरफ, दक्षिण में। फिर दोबारा आता है, और दोबारा कब आता है? जब ये चला जाता है दक्षिण में, तो सैयद बंधु मोहम्मद इब्राहिम को जैसे ही राजा बनाता है, देखिए इनके बाद इनकी पारी आती है, लेकिन इनका कोई कालक्रम नहीं है, क्योंकि जैसे ही मोहम्मद इब्राहिम को राजा बनाता है तो फिर मोहम्मद शाह वापस आता है दिल्ली में और फिर युद्ध होता है और सैयद बंधुओं को हो जाती है मृत्यु। सैयद बंधु की यहाँ पर कहानी समाप्त। तो आप अपने हिसाब से सोचिए कि सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को राजा बनाया, रफ़ी उद दर्जात को राजा बनाया, रफ़ी उद दौला को राजा बनाया, मोहम्मद इब्राहिम को राजा बनाया, मोहम्मद शाह को राजा बनाया। इतने सारे राजाओं को बनाया तो किंग मेकर कहना तो बनता है। तो सैयद बंधुओं को किंग मेकर इसलिए कहा जाता था। एक अमीर सामंतवादी की मृत्यु हो जाती है मोहम्मद शाह के समय। अब देखिए मोहम्मद शाह के समय बहुत सारे काम होते हैं। इसी के समय स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है। क्या होती है? स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है। मतलब क्या? चिनकिलीज खां था जो दक्कन में था,
वो अपना एक हैदराबाद रियासत स्टार्ट करता है, तो चिनकिलीज खां वो राजा बनता है। उस चिनकिलीज खां को ही निजामुल मुल्क के नाम से जानते हैं। निजामुल मुल्क हैदराबाद का स्थापना करता है। कौन करता है, देखते हैं आगे। निजामुल मुल्क चिनकिलीज खां, चिनकिलीज खां को ही कहते हैं निजाम उल मुल्क। इस निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की। उसके बाद अवध की स्थापना किसने की, सआदत खान ने। इस सआदत खान को याद रखिए, अभी आपको बताते हैं। उसी तरह से बंगाल की भी स्थापना हुई। बंगाल की स्थापना अलीवर्दी खान ने, है ना। उसी तरह से उड़ीसा, बिहार, ये सारे क्षेत्र अपने आप में स्वतंत्र होते गए मिस मुहम्मद शाह के समय ही। अब कोई यहाँ पे राजा संभालने वाला नहीं था, तो अब देखिए ये जो सआदत खां था अवध का स्थापना करने वाला, इसने ही उस समय नादिर शाह हुआ करता था। नादिर शाह क्या था कि एक गरेडिया था, उस समय वहाँ पे राजा बनता है, तो वहाँ की इतिहास हमको नहीं लेना देना। बस नादिर शाह के विषय हम जानते हैं। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और वो एक गरेडिया था, राजा बनता है और वो भारत आता है। सआदत खां भी उसमें शामिल होता है। पहले बात तो वो भारत किस उद्देश्य से आता है, धन लूटने के लिए आता है, पैसा लूटने के लिए आता है। उधर पंजाब उजाब में अटैक करता है, हमला करता है। तो ये जो सआदत खां था कहता है, मैसेज पहुंचाता, कहता आप दिल्ली में जाइए ना, बहुत सारा धन मिलेगा। और नादिर शाह आता है। अब आप अपने से सोचिए कि मोहम्मद शाह जैसा राजा जो रंगीला टाइप का है, मस्त पी पा के मस्त रहता है, तो शासन की जो बागडोर थी वो तो हिल गई थी। क्या हुआ था, हिल गया था। अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी थी। अब कोई एक अच्छा राजा भी नहीं था। तो होता क्या है, नादिर शाह आता है और नादिर शाह भारत पर आक्रमण करने के बाद, मतलब पंजाब पर आक्रमण करने के बाद दिल्ली पर आक्रमण करता है और दिल्ली से ही तख्ते ताऊस, क्या तख्ते ताऊस लेके चला जाता है। उसके साथ क्या लेके जाता है, कोहिनूर हीरा भी लेके जाता है। तो इस तरह से यदि तख्ते ताऊस लेके चला गया नादिर शाह अफगानिस्तान, ईरान, तो तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम राजा जो था वो था मोहम्मद शाह। याद रखिएगा, तख्ते ताऊस पर, मतलब मयूर सिंहासन इसी को कहते हैं। तो तख्ते ताऊस और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम राजा था वो कौन था, मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह की हो जाती है मृत्यु, और मृत्यु के बाद बनता है उसका बेटा अहमद शाह। देखिए आप इस नक्शे में देखेंगे, इस चार्ट में देखेंगे, समझ जाएंगे। मोहम्मद शाह के बाद कौन बनता है, अहमद शाह। 1748 से 1754 ईस्वी तक यह शासन करता है। इसके समय तक अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी। अब हमने आपको बताया कि उधर देखिए, ये तो हम बता रहे हैं कि किस तरह से मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, किस तरह से नए राज्यों का उदय हो रहा है, किस तरह से अमीरों का पतन हो रहा है। लेकिन उधर फ्रांसीसी भी आ चुके हैं, डच भी आ चुके हैं, अंग्रेज भी आ चुके हैं, सभी लोग आ चुके हैं। अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना कर रहे हैं, हर तरफ से, चारों तरफ अपने आप को व्यापारिक उद्देश्य से अभी आए हैं। अभी सारे लोग व्यापारिक उद्देश्य से आए हैं, एक एक क्षेत्र पर कब्जा किए हैं और वहाँ पर अपना दुर्ग बनाए हैं, मीनार बनाए हैं, व्यापार कर रहे हैं, यही सब काम हो रहा है। अब इधर क्या हो रहा है, औरंगजेब के बाद जो सारे लोग आए उनका धीरे धीरे कुल मिला के मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है। तो अब मोहम्मद शाह के बाद जब अहमद शाह बनता है तो अर्थव्यवस्था एकदम छिन्न भिन्न हो चुकी थी, है ना। अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई तो सेना को वेतन कौन देगा भाई, राजा ही तो देगा। तो राजा क्या करता है, सेना को वेतन नहीं दे पाता है। यहाँ तक कि जो भी शाही खजाने थे, शाही सामान बिकने लगे और तब पर भी सेना का जो है वो अब फीस नहीं दे पा रहे थे उनका। तो सेना ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। सेना अहमद शाह के खिलाफ विद्रोह करती है और एक अर्थव्यवस्था एकदम पलट जाती है। अहमद शाह जब शासन कर रहा था, ये भी एक ऐसा समझ सकते हैं ज़्यादा योग्य नहीं था। अहमद शाह जब शासन करता है तो उस समय राजमाता थी उधम बाई, वहीं राजकीय कामकाज संभाल रही थी। अहमद शाह, ये जो है अहमद शाह, लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, नादिर शाह जो हमने अभी आपको बताया, नादिर शाह का बेटा था
अहमद शाह अब्दाली। ये अहमद शाह है, मोहम्मद शाह का बेटा, वो नादिर शाह का जो बेटा है अहमद शाह अब्दाली। तो इसके समय में नादिर शाह आता है आक्रमण करने, और इसके समय में जब उसका बेटा बनता है तो नादिर शाह का बेटा अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह के समय में आता है आक्रमण करने। इतना याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली जो नादिर शाह का बेटा है वो भारत पर धन लूटने के चक्कर में ही आया था। पहले ही पता था कि उसका बाप आया था लूटने, लूट के गया भारत का, मस्त एकदम मस्त, और धन लूट के गया। तो हम भी चलते हैं लूट लाट के आते हैं, तो वो भी आता है लूटने के उद्देश्य से। तो भारत पर 7 बार वो आक्रमण करता है, 7 बार धन लूट के ले जाता है। जब भी आप देखेंगे नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, तब जब आप थोड़े से, अब देखिए आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, यूपी SSS पेट की, तो उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप SSC की या यूपी PCS की तैयारी करेंगे तो हम आपको एक एक चीज़ें, सैयद बंधु कौन था, चिंगलीज खान कौन था, किस तरह से युद्ध हुआ, नादिर शाह का आक्रमण आखिर हुआ क्यों, सादत खान ने क्यों कहा कि आप जाओ दिल्ली में, क्योंकि उसको ऐसा थोड़ा सा अपने से भी समझ सकते हैं क्योंकि उसको अवध का स्थापना करना था। लेकिन क्यों ये सब हो रहा है, तो ये आपको ऊंचे लेवल की क्लासेस में मिल जाएंगे। लेकिन अभी आपको जितना जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो अहमद शाह अब्दाली भी आता है और 7 बार आक्रमण करता है, धन लूट के ले जाता है ना। तीसरा आक्रमण कहाँ हुआ, सिंध और पंजाब में। जब आया अहमद शाह अब्दाली, सिंध और पंजाब में आक्रमण किया, वो सिंध पर भी कब्जा कर लिया, पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। तो 1754 में ही वो क्या करता, आलमगीर द्वितीय को राजा बनाता है। और ये उसके बाद आलमगीर द्वितीय का पुत्र कौन था, शाह आलम द्वितीय। देखिए आलमगीर जहांदार का पुत्र था, उसकी बारी अब आई। अब ये अहमद शाह की जब मृत्यु होती है तो अब इधर तो कोई बचा नहीं कि अब उसको और आगे राजा बनाया जाए उसके बेटे को, तो बचा कौन, आलमगीर द्वितीय बचता है। और आलमगीर द्वितीय को बनाया जाता है राजा। इसका असली नाम अजीजुद्दीन होता है, उसका बेटा होता है शाह आलम द्वितीय के नाम से सम्राट बनता है, उसका असली नाम होता है अली गौहर, है ना। शाह आलम द्वितीय को भी अहमद शाह अब्दाली ने ही राजा बनाया था। तो आपने एक युद्ध सुना होगा 1761 में, पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध किसके समय हुआ था, जाहिर सी बात है शाह आलम द्वितीय के समय ही हुआ होगा, क्योंकि ये शासन कब से कब कर रहा है, 1759 से 1806। इसी अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं पर आक्रमण किया। मराठा कहाँ पर थे, मराठा कहाँ पर थे, दक्कन में, है ना, दक्षिण भारत में, उस पर आक्रमण किया था। तब ये चीज़ें क्या हुई थी, इसी के समय 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अब क्यों हुआ था, जब हम पढ़ेंगे ऊंचे लेवल की पढ़ाई तब, ठीक है। तो आपसे प्रश्न यहाँ पर यही पूछ सकता है, पानीपत का युद्ध किस शासक के समय में हुआ था, तो अली गौहर या शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था। अब यहाँ पर होता है अंग्रेजों का थोड़ा सा एंट्री, हो पहले ही हो चुका है, ऐसा नहीं है कि मतलब मुगल दरबार में अंग्रेजों का एंट्री हुआ ही नहीं है, पहले ही एंट्री हो चुका है। हॉकिंस आए थे तो मुगल साम्राज्य में ही आए थे 1600 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर अभी तक व्यापारिक उद्देश्य से हो रहा था एंट्री, व्यापारिक उद्देश्य कि हम व्यापार करने आए, हमको यहाँ के टैक्स फ्री कर दीजिए, यहाँ पर ये कर दीजिए, ये हम आपको ये देंगे। तो इस तरह से चीज़ें क्या थी, व्यापारिक उद्देश्य। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुगल साम्राज्य अस्थिर हो चुकी है, अर्थव्यवस्था खराब हो चुका है, राजा भी एकदम बकलोल टाइप के अब हो चुके हैं, तो अंग्रेज क्या करते हैं, राजनीति में प्रवेश करते हैं। और ये वही समय था जब आधुनिक भारत की नींव पड़ती है। वास्तविक अंग्रेजों के आने से ही हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत की नींव, लेकिन ये पतन की ओर जा रहा है मध्यकालीन, और उदय हो रहा है आधुनिक इतिहास का। और यहीं पे जो क्लाइव था वो बंगाल में क्या करता है, बंगाल में बिहार, उड़ीसा, ऐसे लिख लेते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेता है ना। अब इस समय तक क्या होता है कि इस समय तक शाह आलम द्वितीय की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी। वो बंगाल में भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी दे चुका था, किसको, अंग्रेजों को। क्लाइव था उस समय, है ना। तो उस समय देखिए, अब इसी समय 1757 में युद्ध होता है उधर सिराजुद्दौला के खिलाफ बंगाल में। उस तरह से उधर से वो अंग्रेज जीतते हैं। बंगाल ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा देखिए मैप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये तो दिल्ली की बात हो रही थी, इधर दक्कन की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ ये जो क्षेत्र था बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इस क्षेत्र में सिराजुद्दौला के खिलाफ
अंग्रेजों का युद्ध भिड़ चुका था। अभी इसके बाद जस्ट क्लास के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध 1757, तो देखेंगे इसी समय की बात होगी जब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो जस्ट इस समय हो रहा है कि शाह आलम द्वितीय मुगल साम्राज्य बन रहा है, तो लेकिन यहाँ पे इस क्षेत्र को तो जो संभाल रहा था सिराजुद्दौला, उसके विरुद्ध यहाँ पे युद्ध छेड़ दिया है अंग्रेजों ने। उधर अंग्रेज जीतते हैं, बंगाल, उड़ीसा और बिहार को अपने कब्जे में कर लेते हैं, मतलब वहाँ की दीवानी प्राप्त कर लेता है। किससे? दिल्ली के राजा से। दिल्ली के राजा से दीवानी प्राप्त कर लेता है और यहाँ पर उसके दिवाला निकल चुका है, तो अंग्रेज के संरक्षण में रहने लगता है। कौन रहने लगता है भाई? कौन रहेगा संरक्षण में? यही तो रहेगा शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय संरक्षण में रहने लगता है। तो 1806 ईस्वी में अंग्रेज क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं, है ना। देखिए एक चीज समझिए, यूरोप से फ्रांसीसी भी आए थे, डच भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, अंग्रेज भी आए थे, ये सारे लोग आए थे, आक्रमण किए, कब्जा किए। आप आगे देखेंगे तो ये शासन नहीं करेंगे, अभी थोड़ी समय शासन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है यदि हम शासन किए हैं तो पहली बात तो क्या होगा कि प्रशासनिक अधिकारी हमको अच्छे नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये कि क्या करेंगे, ये जो शाह आलम द्वितीय है ये क्या करेगा? मिल जाएगा क्षेत्रीय शक्तियों से, जाट से, मराठा से, है ना, सिखों से मिल जाएगा और हमारे विरुद्ध युद्ध कर सकता है। तो इस तरह से इस चीज़ों का डर था। उसके बाद अगली चीज़ क्या थी? मुगल सम्राट तो मिलता ही, क्षेत्रीय शक्तियाँ भी हो सकती थी आपस में मिल जाए, और फ्रांसीसी पुर्तगाली भी आपस में मिल जाए, और सभी लोग आपस में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करके अंग्रेजों को भगा सकते थे। इसलिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा, एक दिमाग लगाया कि अभी हम इसके बाद अकबर शाह द्वितीय को राजा बनाते हैं। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। ये देखिए, ये 1806 तक क्या होता है, ये अंग्रेजों का पेंशनर बना रहता है, मतलब शासन वगैरह जो आप कर रहे हैं करिए, आप हमसे पेंशन लीजिए, आप हमारे संरक्षण में। अंग्रेजों ने कहा आप हमारे संरक्षण में रहिए, तो संरक्षण में रहता है, ठीक है। तो उसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो अकबर शाह द्वितीय, उसका बेटा जो होता है वो बनता है 1806 ईस्वी में राजा, और 1837 तक रहता है ना। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि ये भी अंग्रेजों के संरक्षण में ही रहता है। दो चीजें इसके समय में हुई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये जो अकबर शाह द्वितीय था, यही राजा था जिसने राम मोहन राय को क्या दिया था? राजा की उपाधि दिया था। क्या दिया था? राजा की उपाधि दिया था। दूसरी चीज ये कि मुगलों के सिक्के इसी के समय बंद कर दिया। कौन बंद करेगा? जाहिर सी बात है अंग्रेज बंद करेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया? मुगलों के सिक्के बंद कर दिए। अब जब उसके संरक्षण में आ ही चुका था सारी चीजें, तो बंद कर दिया गया। अंतिम राजा बनता है बहादुर शाह द्वितीय, मतलब बहादुर शाह जफर। 1857 का विद्रोह होता है। उसके बाद देखिए 1837 से 1857 होता है। 1857 में बहादुर शाह विद्रोह करता है। ये क्यों करता है आप आगे पढ़ेंगे। विद्रोह होता है 1857 में, विद्रोह होता है और इसे बंदी बना लिया जाता है। बाद में इसकी हत्या करवा दी जाती है। वास्तविक रूप से अब अंग्रेज क्या हो गए थे? एकाधिकार के क्षेत्र में आ गए थे, है ना। अपनी व्यापारिक चीजें छोड़ के राजनीति में प्रवेश कर गए। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य का, उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य का पतन हो जाता है और अंग्रेजों का उदय हो जाता है ना। अब चीजें प्लासी की युद्ध अभी हम 1757 से इसके बाद की क्लास यहीं बीच में स्टार्ट करेंगे। उस समय राजा कौन रहेगा? शाह आलम द्वितीय। और हम बात करेंगे कहाँ की? बात करेंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, ठीक है। इस क्षेत्र की बात करेंगे, ये तीनों। तो इस क्षेत्र की बात करेंगे इसके बाद की क्लास में, लेकिन आपको यही चीज़ ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ये बहादुर शाह द्वितीय मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट था जो भारत में मुगल साम्राज्य का मतलब शासक था, है ना। अब यहाँ से शासन जो है वो चला आता है अंग्रेजों के हाथ में। और उसके बाद वास्तविक रूप से यदि आप देखेंगे तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया, और वहाँ से उस घोषणा पत्र पर यह था कि मुगल साम्राज्य आज से समाप्त होता है, और वहाँ से मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो जाता है। अब ये अंग्रेज आए कैसे थे, है ना। यूरोपियों का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ,
कि क्यों आखिर ये युद्ध हुआ, अंग्रेज का डायरेक्ट यहाँ शाह आलम द्वितीय के समय ही कैसे मतलब उपस्थिति होती है। इससे पहले तो अमीर भी शासन कर रहे थे, सामंतवादी सैयद बंद थे, जुल्फिकार खां था, ये सब शासन कर रहे थे, बागडोर संभालने की कोशिश कर रहे थे। अंग्रेज शाह आलम द्वितीय के समय में कैसे आ गए भाई, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करिए और फेसबुक ग्रुप पे, अनूप स्टडी जोन के फेसबुक ग्रुप पे जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से सारे नोट्स क्लियर कर सकते हैं। इस क्लास का PDF जो है पढ़ चुका है नोट, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले क्लास में 1757 के प्लासी युद्ध के बारे में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अच्छा लगा हो तो, और वीडियो को क्या करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।